everyone and welcome to Wings Kudan. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. So guys, वापस से MCQ सेशंस लेकर आ गई हूँ. आपका एग्जाम आने वाला है जून में. आपकी टेंटेटिव डेट आई है, तो अ मंथ अप्रोक्सीमेटली आपके पास है. सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. यू स्टिल हैव लाइक अ मंथ विद यू. और ये जो MCQs हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जाम्स, जिसमें आपको जीएस बेस्ड आपको MCQs पूछेंगे, राइट? उन सब के लिए जो है ये वाला MCQ सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? सो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. सो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल राइट, सो हाउ मेनी टाइम्स इज प्रीएम्बल अमेंडेड, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी के ऊपर है. वो क्या रहा है? हो गया, ठीक, चलो भाई, ठीक है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इज द प्रीएम्बल अमेंडेड. तो याद रखिएगा, जो प्रीएम्बल है which is like the identity card of the constitution, right? So जो preamble है, it has been amended only once, right? So यहाँ पे options दिए गए हैं आपको कि बताइए preamble twice है, thrice है, once है, या cannot be as it is not part of the constitution. तो याद रखना 42nd Constitutional Amendment Act which is 1976, उसमें preamble को amend किया गया था और 3 new words were added. What are the 3 new words? SSI, which is Socialist, Secular and Integrity. ये 3 words जो है add किए गए थे with 42nd Constitutional Amendment Act 1946. और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या preamble is a part of constitution or not a part of constitution, तो बिल्कुल जी, preamble is part of the constitution, right? So इसको याद रखिएगा आप, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, which among the following passed the objective resolution? Was it Sardar Patel, was it VP Menon, Motilal Nehru, or is it Jawaharlal Nehru, right? सो क्या है इसका आंसर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बना, राइट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, राइट? और 13 दिसंबर को इस चीज को पास किया गया, पास नहीं किया गया, पुट फॉरवर्ड किया गया, और फिर इसको एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है. और किसने पास किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? इट वाज पास्ड बाय पंडित नेहरू, व्हिच इज जवाहरलाल नेहरू. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपका एक बारी केस में भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3, which among the following, okay, so which among the following schedules were added from first Constitutional Amendment Act, right? So 10th, 11th, 12th और 9th. तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उससे शेड्यूल 9 जो है वो इंक्लूड किया गया था, राइट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है. दूसरी चीज, अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो जो आपका 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? किससे आया है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है आपका 10th शेड्यूल या फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट. एंड एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है फ्रॉम द पास्ट 1 year हैज बीन एक्सेसिवली इन न्यूज, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. 11th की बात करें तो 11th और 12th है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. 11th इज प्राइमरीली पंचायत, राइट? कौन से अमेंडमेंट से आया है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है. 12th की बात करें, सो 12th इज म्यूनिसिपैलिटीज, राइट? किससे आया है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है. और 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ठीक है दोस्तों.
All right, next up, question number 4. DPSPs have been borrowed from where? So DPSPs are the directive principles of state policy, जो basically पहले आर्टिकल्स की बात करते हैं. कौन से आर्टिकल में फॉल करता है? तो ये फॉल करता है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, right? Which part of the constitution? So it is part 4 of the constitution. कहां से बोरो किया है हमने? तो हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? सो इंडिया हैज बोरोड द डीपीएसपीज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपीज कहां से बोरो किया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बोरो किया है फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो इसको याद रखिए, ठीक है? बट आपको इंडिया के रिस्पेक्टिव पूछा जाए, सो इट इज आयरिश, और आयरिश का पूछा जाए इट इज स्पेनिश, ठीक है? एंड इट इज आर्टिकल 36 से लेके 51. 51A में तो आपके ड्यूटीज आ जाता है. सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. Alright, next up, question number 5. According to Article 1, right, India, that is Bharat, right? So article अगर हम 1 की बात करें, the territory of India is what? कैसे define कर सकते हो आप उसको? So is it the territories of the state? Is it the union territories? Is it the territories that may be acquired by the government of India at any time? या फिर D, all of the above? तो आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, वो बेसिकली क्या है? वो तीनों है. वो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट भी हैं, हमारे कंट्री में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने कोई भी एरिया एक्वायर किया है, so that will also be part of the territory of India. Therefore the answer is all of the above, right? So all of the above is the answer. Okay, next up, question number 6. Before we move forward, since we are talking about सुपरवाइजर का एग्जाम जो होने वाला है, सो गाइज हमारा फुल वीडियो कोर्स फॉर द स्पेशलाइजेशन जो है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज देयर, ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है. आप चाहे तो इसको अवेल कर सकते हैं. आपको कोर्स में 1300 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे. यहां तक कि वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड. तो अभी के टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, यू मस्ट फोकस ऑन एमसीक्यूज अ लॉट, राइट? और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं. और मेन है आपका सिलेक्शन होना. अगर आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो. मैं तो बता रही हूं कि हम भी लॉन्च कर चुके हैं, बट अगर आपको कहीं से भी पढ़ना है वहां से पढ़ो. पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी पढ़िए. दैट हैज टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? सो अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर्स और आप वहां से इस इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हो, ठीक है? चलो, let's move ahead. Question number 6. Zafarnama. Very good. Zafarnama was written by who? Sharifuddin, Nizamuddin, Abdul Qasim या अबू फजल. तो याद रखना, जफरनामा 1424 से लेके 25 के बीच में लिखा गया था. और जफरनामा बेसिकली इसमें एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र है, which is the incident, मतलब इंसिडेंट है और रिलेशनशिप बताया गया है कि रिलेशनशिप कैसा था सुल्तान सिकंदर और तैमूर का, राइट? द वन हु इन्वेडेड इंडिया, बिकॉज उस टाइम पीरियड में इन्होंने इन्वेड किया था. सो ये जो रिलेशनशिप कैसा था सुल्तान सिकंदर और तैमूर के बीच में, उसके बारे में जिक्र है जफरनामा में, विच इज 1424 से लेकर 25 के बीच में. और इसको लिखा गया है बाय शरीफुद्दीन, राइट? सो शरीफुद्दीन ने लिखा है जफरनामा, ठीक है? All right, next up, question number 7. Kitab-e-Hind. So Kitab-e-Hind was written by who? Is it Hyun Sang? Is it your Francis Bernier? Is it Desideri? और is it Al-Biruni? So बताइए इसका आंसर क्या है? So guys देखो, किताब-ए-हिंद जो है ना, it was basically written by अल-बिरूनी. और अल-बिरूनी को कुछ स्कॉलर्स, मतलब he was a Persian scholar, राइट? और इनको ना कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं एज द फादर ऑफ आइडियोलॉजी या फिर द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन बोलता है इनको? कुछ स्कॉलर्स इनको
फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था इन द कल्चर, इन द इन द वर्किंग, कि किस तरीके से इंडिया के जो एम्पायर्स है वो काम करते हैं। सो इसीलिए अल बिरूनी इज द वन, जो एक पर्शियन स्कॉलर थे, और स्कॉलर्स के द्वारा इनको फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने किताब ए हिंद जो है वो लिखी थी, ठीक है। और इस किताब का एक और नाम था तारीख उल हिंद, वो भी आप याद रखना, तारीख उल हिंद, राइट। सो अगर ये पूछा जाए तो याद रखना द आंसर इज अल बिरूनी, ठीक है। Okay, next up, another name for Dholagiri Peak is what? South Peak, West Peak, White Mountains, या फिर the Western Ghats. Okay, so Western Ghats तो obviously out हो गया. So Dholagiri Hills की अगर हम बात करें ना, तो ये basically predominantly नेपाल में है और इनको White Mountains कहा जाता है, right? So Dholagiri is also known as White Mountains. और अगर हम Blue Mountains की बात करें ना, राइट, तो वो है आपकी पॉपुई, कहां पे है? मिजोरम में है, राइट। और इनको ना हाईएस्ट पीक, एंड दीज आर दी हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, दीज आर दी हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, राइट। हो सकता है अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मिजोरम, ठीक है, ओके। हो सकता है कि आपको ब्लू माउंटेन्स में ना ये मिजोरम वाली पीक के बारे में नहीं पूछा जाए, आपको वेस्टर्न घाट्स दिया जाए। सो या मोर और लेस वेस्टर्न घाट्स को भी ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ नीलगिरी, क्योंकि उनको बोलते हैं। बट ब्लू माउंटेन्स इज योर पॉपुई विच इज इन मिजोरम, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम एज वेल। और धोलागिरी की अगर हम बात करें, दीज आर नोन एज द व्हाइट माउंटेन्स, ठीक है। All right, next up. Next question is question number 9. The Konkan coast and the Coromandel coast in India are located where? So हमको पता है, पहले options पढ़ते हैं. They are along the Western Ghats, along the Western Ghats and Eastern Ghats respectively. Eastern Ghats या फिर Eastern Ghats and Western Ghats respectively. सबसे पहले तो ये दोनों Eastern Ghats में भी हैं और Western Ghats में भी हैं, ठीक है। बट आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ बी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, राइट। तो याद रखिएगा, कोनकन कोस्ट जो है इट इज द वेस्टर्न साइड एंड द कोरोमंडल कोस्ट इट इज द ईस्टर्न साइड। सो द आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज अलोंग वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10. Which is the state with the highest population of scheduled tribes in India? Is it Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra or Orissa? तो याद रखना, according to the census 2011, 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें, क्योंकि 21 में the next census had to come, right? But COVID period था, so it has been delayed. But जब भी आपके न्यू सेंसस आएंगे, then चीजें बदल जाएंगी। But according to 2011 census, the answer is मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। Okay, next 11th. Okay, so guys, पहले पोस्ट ज्यादा थी, अब पोस्ट घटा के 186 पोस्ट कर दी गई हैं। एंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सी 15 पोस्टें चाहिए, आपको एक ही चाहिए। सो 1 इज ओके फॉर यू। सो द कंप्लीट कोर्स इज देयर, जैसे आपको मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन दिया था। So the course is completed. It is there on our application. तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और MCQs भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज, MCQs तो इसमें है ही है, 1300 प्लस MCQs है। टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल। Okay, next up. In which year is called the demographic divide in India? Is it 1881, 1901, 1921 या 1951? So ये एक ऐसा period था where we saw a dip in the population and that year is 1921. So the answer is 1921 for the demographic divide of India. ठीक है, माइक हाँ चल रहा है, okay. All right, next up, 12. Dugong Conservation Reserve, very important. Dugong Conservation Reserve was formed at किधर?
तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या केरला, तो याद रखना डुगोंग्स को बेसिकली हम सी काउस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सी काउस कहते हैं। एंड दीज आर द लार्जेस्ट हर्बीवोरस मैमल्स। These are the world's largest herbivorous mammals and the last surviving herbivorous mammals also. ठीक है, और इनको सी काउस कहते हैं। अब देखो काउ है तो ऑब्वियसली तभी हर्बीवोरस है बिकॉज दे आर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं ये, राइट, या फिर वेजिटेरियन, ठीक है, लेमैन भाषा में, राइट। और डुगोंग्स जो है आपके, दीज आर शेड्यूल्ड वन स्पीशी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट Wildlife Protection Act 1972. These are scheduled one species, मतलब under utmost protection. Utmost protection. And इनका जो conservation reserve बना है, so conservation reserves are basically those protected areas under the Wildlife Protection Act. और ये बना है Palk Bay में। कहाँ बना है? Palk Bay में बना है, which is in तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में बना है आपका कंजर्वेशन रिजर्व्स। गलती से भी अंडमान निकोबार मत करके आ जाना आप लोग, ठीक है। सो इट इज पाल्क बे व्हिच इज योर दिस तमिलनाडु, ठीक है। और सी क्यूकम्बर्स का वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है, वो लक्षद्वीप में बना है, ठीक है। सो कुछ पॉइंटर्स हैं, याद रखिएगा, दे विल बी हेल्पफुल टू यू इन द एग्जाम। चलो नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? पन्ना, पेंच, हैनले या हेमिस? तो देखो इसमें ना घाई नहीं करना, घाई मतलब जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? डार्क स्काई पार्क पूछा है। अगर आपको रिजर्व पूछा होता तो आप हैनले करते, विच इज इन लद्दाख, राइट। सो डार्क स्काई पार्क पूछा है, तो दिस इज द फर्स्ट इन इंडिया एंड फिफ्थ इन एशिया, राइट। सो इट इज फर्स्ट इन इंडिया एंड फिफ्थ इन एशिया, एंड विच इज द पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, राइट। पेंच जो है वो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दोनों शेयरिंग करते हैं, बट ये जो डार्क स्काई पार्क है दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है, ओके। हाँ, राइट। अच्छा, डार्क स्काई होता क्या है? डार्क स्काई होता है, देखो पहले हम पढ़ते थे ना, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हम ये पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन पढ़ते थे। आज के टाइम पे एक और पोल्यूशन है नोन एज द लाइट पोल्यूशन। सो लाइट पोल्यूशन क्या होता है? लाइट पोल्यूशन होता है ये जो अनवांटेड या आर्टिफिशियल लाइटिंग आजकल इतनी ज्यादा है, विच इज लीडिंग टू पोल्यूशन, विच इज हार्मफुल फॉर द साइंटिस्ट, विच इज हार्मफुल मतलब उनके ऑब्जर्वेशंस में अड़चन आता है, राइट। इट इज नॉट गुड फॉर द नॉक्टर्नल एनिमल्स, राइट, जो रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइट पोल्यूशन, और यही होता है डार्क स्काई विच इज फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, ठीक है। चलो 14th, which of the following year was Pakistan resolution adopted? Is it 1929, 1940, 43 या 44? तो याद रखना पाकिस्तान रेजोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था लाहौर में, which was in March 1940. So this is the Pakistan resolution, ठीक है। सो पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये आ गया, डायरेक्ट एक्शन डे लेटर ऑन है 46 में, राइट। सो दिस इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन विच इज March 1940, राइट। और यहीं से ही आपकी टू नेशन थ्योरी जो है वो सामने आई थी। हाउएवर टू नेशन थ्योरी जो है वो एकदम से पुट फॉरवर्ड नहीं हुई थी। टू नेशन थ्योरी तो एवोल्यूशनरी इन नेचर थी कि आहिस्ता 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 बनती गई, और फिर 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, बट चलो एक पॉइंट बता देती हूँ आपको। अगर आपको पेपर में पूछा जाए ना दैट द वर्ड पाकिस्तान, हाउएवर पहले पाकिस्तान तो था नहीं, पहले पाकिस्तान था, वेयर एवरी अल्फाबेट यूज्ड टू डिटेक्ट मतलब डेजिग्नेटेड अ सर्टेन एरिया, ठीक है। बट लेटर ऑन हिंदुस्तान से ही सिंक्रोनाइज करने के लिए पाकिस्तान बना, राइट। सो अगर आपको पूछा जाए कि हु वाज द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था, या फिर ग्रुपिंग जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज थे उनको ग्रुप करने के बारे में तो बात पहले से हो गई थी। फिर उस वो जो एरिया था उसका नाम पाकिस्तान देने वाले थे एक स्टूडेंट कौन से? 10वीं 11वीं के नहीं थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे, जिनका नाम है रहमत अली चौधरी। सो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने
पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था रहमत अली चौधरी एंड मार्च 1940 इट इज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट अप 15th, which session was Swaraj defined? 1906, 1945, 1940 या 1929? अगेन इसमें घाई नहीं करनी है आपको. देखो, सेशन में स्वराज को डिफाइन किया गया. पहली बात तो अगर हम बात करें कि स्वराज को अडॉप्ट कब किया गया, तो वो अडॉप्ट हुआ था आपका 1906 का कैलकाटा सेशन, दादा भाई नारोजी 1906. ठीक है, लेकिन यहां पूछ रहे डिफाइन कब हुआ. जब 1906 में दादा भाई नारोजी ने स्वराज को पुट फॉरवर्ड किया, अडॉप्ट किया, उस टाइम पे स्वराज डिफाइन नहीं किया गया, बस अडॉप्ट किया गया. स्वराज को डिफाइन किया गया लाहौर सेशन ऑफ 1929, जब हमने बात की थी पूर्ण स्वराज की, और तब कांग्रेस ने कहा था कि हमारे लिए स्वराज का मतलब है फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर हियर. हमको पूरा उनको बाहर चाहिए और वही हमारे लिए स्वराज है. क्योंकि आगे चल के फिर हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, तो हमने कहा था कि हमको नहीं चाहिए, अपने पास रखो, हमको तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है, सो दिस इज 15th. नेक्स्ट अप, so I've already discussed you about this. So we have a total of 44 tests, 1300 plus MCQs, so you can avail if you want the test series. ठीक है, चलो, बनी grasslands are which type of grasslands? Are they the tropical grasslands, temperate grasslands, both, or they are the montane grasslands? तो याद रखना, जो बनी grasslands है ना, ये एशिया के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है. सो दीज आर एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. राइट, ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइब है, मालधारी ट्राइब, राइट, वो न्यूज में रही थी, सो इसलिए मैंने बनी ग्रासलैंड्स लिखा है. और अगर हम बात करें बनी ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो प्राइमरीली गुजरात में पाए जाते हैं. सो याद रखिएगा, एंड दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, क्योंकि हमको पता है वो एरिड रीजन है. ठीक है, चलो, नेक्स्ट अप 17th, नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन. इज इट सूर्य 1, सोलार 1, आदित्य L1 या चंद्रयान? देखो, आंखें बंद करके चंद्रयान तो पहले बाहर निकल, चंद्र का मतलब ही मून होता है, तो सन कहां से हो गया, राइट. सो इंडिया का पहला सोलार मिशन जो है, जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया है, दैट इज आदित्य L1, वेयर L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजियन पॉइंट. सो लैग्रेंजियन पॉइंट बेसिकली क्या होता है? देयर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स, राइट. हाँ, 5 है, या आई बिलीव सो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं. और लैग्रेंजियन पॉइंट्स होता है जहां पे दो हेवी बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस आउट हो जाता है, राइट. सो कौन से पॉइंट पे गया है? ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर गया है, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप, Houthis belong to where? देखो, Red Sea has been extremely in news, right? So इसलिए आपको पता होना चाहिए कि Houthi rebels कहां को बिलोंग करते हैं, ईरान से, येमन से, इजराइल से या फिर यूक्रेन से. तो याद रखना, Houthi rebels primarily belong from Yemen. ठीक है, so Yemen is the answer. Next up, 19th. Who is known as the father of economics? Is it Alfred Marshall, Adam Smith, John Maynard Keynes या फिर John Stuart Mill? So the answer is Adam Smith, right? I'm sure ये तो आता होगा आपको. So it is Adam Smith. ठीक है? Next up, question number 20, right? We've discussed about it. Question number 20. The fourth 5-year plan had begun in which year? 69, 66, 62 या 73? So बताइए क्या है इसका आंसर. So जो fourth 5-year plan था, it was from 1969 to 1974 था. 5 years हो गए. So this is A option. ठीक है दोस्तों, ऑल राइट. ओके, सो दीज वर आर 20 MCQs जो हमने आज डिस्कस की, क्योंकि आपका जीएस का जो पार्ट है इट इज 20, सो उसको हमने डिस्कस किया है. सो दिस इज पार्ट 1. अब आपकी जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ये लेक्चर सीरीज आती रहेंगी. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।